मैं बहुत ही बावसूख ज़राए से आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ही कंफर्म्ड और ऑथेंटिक ज़राए से आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल उनके करीब हैं। उन्होंने बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासत से अब तक की सबसे बड़ी खबर जहांगीर तरीन के सियासत से मुस्ताफ़ी होने के हवाले से है। वैसे तो और भी बहुत सारी खबरें हैं, बैक टू बैक इलेक्शन कमीशन, लाहौर हाई कोर्ट, अडयाला जेल और फिर PTI के ऑफिस से वो सारी खबरें सीरीज़ में आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है बैक एंड पे। लेकिन आज की दो बड़ी खबरें, जहांगीर तरीन का सियासत से मुस्ताफ़ी हो जाना, IPP यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रुकनियत भी उन्होंने छोड़ दी, और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। जहांगीर तरीन ने जो आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते शुरू कर दिए थे, वो सारे राब्ते अब यहीं पर ख़त्म कर दिए हैं, और एक ऐसे नोट पर उन्होंने अपनी सियासत ख़त्म कर दी या सियासत ख़त्म करने का ऐलान किया जब वो इमरान खान के 2 उम्मीदवारों से इंतखाबात हार गए। एक तरफ आमिर डोगर जिसने बहुत बड़े मार्जिन से जहांगीर तरीन को शिकस्त दी, और दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार जिसको एक दिन पहले नहीं पता था कि वो जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ये चौथा शख्स था जो जहांगीर तरीन के मुकाबले में एक ही हल्के से आ रहा था। उससे पहले 3 उम्मीदवार फारिग कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे मंजर आम से, और लेकिन चौथे टियर की क़यादत ने भी मुकाबला किया। क़यादत नहीं कह सकता उसको, एक आम सा वर्कर कह देता हूँ, जिसने मुकाबला किया और जहांगीर तरीन साहब को हरा दिया। 2 नशिस्तों से हारने के बाद एक लंबी खामोशी रही, और अब वो अपनी सियासत का इख्तिताम करने का ऐलान कर चुके हैं। सबका शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत ही बावसूख ज़राए से आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ही कंफर्म्ड और ऑथेंटिक ज़राए से आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल उनके करीब हैं। उन्होंने बताया था कि उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और वो शायद पार्टी के मामलात को आगे लेके नहीं चलना चाहते। हाँ, अलीम खान साहब उनको ज़रा पुश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, हम इसको कैरी करें, लेकिन जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने से पहले ही इन मामलात से काफ़ी हद तक दिलबर्दाश्ता हो चुके थे। लेकिन आखिरी मोमेंट पे जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है, और उसके बाद एक ऐसे नोट पर उनकी सियासत एंड हो रही है जब नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म शायद नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आज उनकी पार्टी के अपने ही रहनुमा ने यह बता दिया है कि वो कैंडिडेट की दौड़ से अब बाहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब अब लीड करेंगे। तो बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है, लेकिन उनकी सियासत जिस नोट पे एंड हुई कि वो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, ये वाला एक सिलसिला, और अगर वो इस मोमेंट पे एंड करते कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये गलत है या उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, इसलिए मैं सियासत छोड़ता हूँ, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज थी। बट मुझे नहीं पता अंदर की क्या कहानी है, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डिसीजन वो इलेक्शन से पहले ही करना चाह रहे थे, और अब ये डिसीजन उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बढ़ते हैं आगे कुछ अहम खबरों की तरफ। बहुत सारी खबरें हैं आज। इंतखाबात गुजरे, अब 4 दिन पूरे हो चुके हैं, स्टिल पूरे पाकिस्तान से इमरान खान की जीत की शहादतें आने का सिलसिला अभी भी जारी है, कभी इस कोने से कभी उस कोने से, और शहादतें दे भी वो लोग रहे हैं जो उनके मुखालिफ हुआ करते थे। कट्टर मुखालिफ लोग भी उठ के कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, इमरान खान जीता है, मैंडेट हमें नहीं मिला, इमरान खान के लोगों को मिला है। और जो आज के दिन का हीरो है वो है हाफिज़ नईम अहमद। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, बिकॉज़ उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया कि अपनी नशिस्त जो उनको दे दी गई थी कि जनाब ये नशिस्त आपकी है, शायद इसलिए कि ज़रा खामोश हो जाए कि नशिस्त उनको मिल गई, उन्होंने कहा जनाब ये नशिस्त मेरी नहीं है, मेरे हलके में जो जीता है वो PTI का उम्मीदवार होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने वो नशिस्त छोड़ दी है। जब ऐसी नशिस्तों के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, उन्होंने वो नशिस्त छोड़ दी और उसूल पर समझौता किया, तो उसके लिए ख़ास तौर पर उन्हें खिराज तहसीन। ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत के पनपने का कहीं ना कहीं सबब बन रहे हैं। ये सिर्फ हाफिज़ नईम अहमद ही नहीं, बल्कि PMLN के अपने रुकन मिफ्ता इस्माइल भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान एक बड़ा लीडर है और लोगों ने उसको वोट दिया है। अभी मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, किसी ने लिखा था कि इमरान खान को
इतनी नशिस्तें दी या पीटीआई को इतनी नशिस्तें मिल गई कि बांटने वाले 3 जमातों में भी बांट चुके हैं, स्टिल पीटीआई लीड कर रही है। अभी भी पीटीआई की नशिस्तें सबसे आगे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसको कम करने की कोशिश की जाए, बट ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। और इंटरनेशनल मीडिया फिर से मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो दिखा रहा है वो शायद आपको नेशनल मीडिया भी ना दिखा रहा हो। नेशनल मीडिया ने ट्रांसमिशन में तो पूरा राज खोल के रख दिया कि कैसे धांधली हो रही है, और उसी का दुख और सदमा लगा हुआ है अभी मुस्लिम लीग नून को और उनके सोशल मीडिया को, कि वो किस तरह मीडिया के ऊपर एक तरह से अटैक कर रहे हैं इस वक्त। के मीडिया के अंदर बैठे हुए वो लोग जिन्होंने पीएमएलएन को या उनके नैरेटिव को या 2022 के रजीम चेंज के बाद उन्हें हद दर्जा जाके सपोर्ट किया, आज पीएमएलएन के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो उन्हीं के ऊपर एक तरह से अटैक कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पूरा खुल के सच बता रहा है और आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। आज एक मारूफ जरीदे ने हेडलाइंस लगाकर लिखा कि इमरान खान राइज अगेन इन पाकिस्तान। ये हेडलाइन अपने आप में बता रही है कि इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है या किस तरह से दिखा रहा है, या उनकी विक्ट्री को किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस लगा के बता रहा है। फिर ये भी लिखा गया एक और अखबार की जानिब से कि पाकिस्तान वोट फॉर खान्स पार्टी, यानी पूरे पाकिस्तान ने सिर्फ इमरान खान की पार्टी को वोट दिया। फिर इंटरनेशनल मीडिया में जो हमारे हमसाया मुल्क का मीडिया आता है वो भी जो इमरान खान को बहुत सख्त तनकीद किया करता था वो भी मानने पर मजबूर हो गया, और वो भी अपनी ट्रांसमिशन में बता रहा है कि इमरान खान वो वाहिद जमात है जो चारों सूबों में बड़ी अक्सरियत के साथ मैंडेट हासिल कर चुकी है। और इसी के पैरेलल जो कानूनी जंग है वो भी जारी है। आज उसमें भी कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में, इलेक्शन कमीशन में, और जो फोरम्स हैं वहाँ पर पीटीआई के लोग लगे पड़े हैं, और एक के बाद एक हल्के का नतीजा जो है वो रोका जा रहा है। जहाँ जहाँ पर पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को जितवाया गया था वहाँ पर नताइज अब रोके जा रहे हैं। पूरा शरीफ खानदान जिनको विक्टोरियस करार दिया गया उन सब की सीटें जो है वो इस वक्त खतरे में हैं। अगर साफ शफाफ इसकी तहकीकात होगी और फॉर्म 47 के मुताबिक ही इसके नताइज आए, जो कि थोड़ा सा इन हालात में मुश्किल इसलिए भी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों का जो रिजल्ट था वो रुकवा दिया कि नतायज जारी ना किए जाएं। ये कल की बात है, और आज उसके तीनों हलकों के नतायज जारी भी हो गए। ये कुछ समझ नहीं आई कि आपने नतायज रुकवाए, इधर से नतायज जारी हो गए, तो ये कौन कर रहा है और क्या सिचुएशन है इसकी। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई भारी मार्जिन से जीत चुकी है। फिर जो सबसे बड़ा मार्का था ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना डार सियालकोट में, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो दूसरे नंबर पर आ रहा है वो हल्का धांधली के एतबार से जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। नंबर 1 पे अभी भी ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा का था कि वो तो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ओन चौधरी साहब जो है वो कोई 2.25 लाख वोट पड़ना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी होगी। अनहोनी ये थी कि उनकी कारकर्दगी कौन सी थी जिसकी बेस पे इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आए और उन्होंने वोट डाल दिया उसको। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला हल्का था वो रेहाना डार वर्सेस ख्वाजा आसिफ का था, तो आज उसके ऊपर भी स्टे हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने वो नताइज जारी करने से भी रोक दिया है। अब उसके ऊपर जो मेरा ख्याल 14 फरवरी को तलब किया गया है रिटर्निंग अफसर को कि सारा रिकॉर्ड लेके पेश हो, तो देखते हैं कि रिटर्निंग अफसर क्या रिकॉर्ड फ्राहम करते हैं और कैसे इस विक्ट्री को वो जस्टिफाई करते हैं। वैसे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से कुछ और अच्छे डिसीजन भी आए हैं, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज के दिन की हुई है, बल्कि कुछ दिनों पहले से हो रही थी, आज एक बार फिर उसको एक्सेलरेट कर दिया गया है। वो है पीटीआई के वो आज़ाद लोग जिनके ऊपर अब ये एक तरह से ख़तरा है कि वो खुद चाहें या ना चाहें, लेकिन समहाउ को ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएं कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी की तरफ मूव कर दिया जाए या जाना पड़े, चाहते ना चाहते जैसे भी। तो उसको बचाने के लिए पीटीआई ने तमाम उम्मीदवारान से हलफनामे मांगना शुरू कर दिए। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्यों वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे। तो अभी इंतज़ार किया जा रहा है उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, गजट नोटिफिकेशन का। जब इलेक्शन कमीशन उनकी जीत का बाज़ाब्ता नोटिफाई कर देगा उनको या नोटिफिकेशन जारी करेगा, तब उनके पास 3 दिन की मोहलत होगी। और ये कैंडिडेट अपने तौर पे ज्वाइन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक पार्टी इनको डायरेक्शन ना दे दे कि ये एक पार्टी है जिसके साथ आपने एफिलिएट होना है या जिस पार्टी में आपने जाना है, तो अभी पार्टी की वो गाइडलाइंस भी आना बाकी है, मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। तो उससे बचने के लिए हलफनामे जो है वो मांग लिए गए। जब ये लोग अभी इलेक्शन लड़ने से पहले की बात है, अभी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा रहे थे, कुछ लोगों ने वॉलंटियर किया था उस वक्त अपने हलफनामे जमा करा के, लेकिन आज कुछ हलफनामे सामने आए हैं जिसमें ये इकरार किया जा रहा है कि जनाब हम पीटीआई के टिकट के ऊपर जीत कर आए हैं और हम ये अहद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, किसी और जमात में शामिल नहीं होंगे, और अगर किसी और जमात में शामिल हुए तो वो बानी चेयरमैन या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के हुक्म के मुताबिक होगा या उनकी डायरेक्शन या गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। तो अब देखते हैं ये हलफनामे वाली स्कीम जो है वो किस हद तक कारगर साबित होती है। ये एक और अच्छी खबर है जो अदालत से आज आई कि तैयबा राजा, उनकी आज ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है 9 मई वाक़यात के तनाजुर में। तो अब कोई और ऐसा केस बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा कि उनकी रिहाई में रुकावट बने और फिर से वो गिरफ़्तार हो जाएं। कल मैंने उनके वालिद का अल जज़ीरा के ऊपर मुख्तसर सा इंटरव्यू का क्लिप भी देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा। बड़ा दर्दनाक सा वो क्लिप था कि उनके वालिद की आंखों से आंसू ही बह निकले। तो वो किस कर्ब से और किस दर्द से गुजर रहे हैं, और उन्होंने अपील भी की उन हलकों से जिनके पास पावर है, इख्तियार है, कि वो नज़रसानी करें। तो अल्लाह करे कि अब वो इतना कुछ हो चुका, अब तो इलेक्शंस भी हो चुके, वो इलेक्शन लड़े भी नहीं, तो अब उनकी रिहाई कम अज़ कम बनती है। अब इसमें कोई और रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर बेकसूर हैं तो उनको एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर रिहा किया जाना चाहिए। उनके बूढ़े वालिद की भी यही फरियाद है। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या पेशरफ्त होती है। अगर तो हालात इसी तरह से खींचने हैं जैसे अभी चल रहे हैं, तो आज की एक खबर और ये भी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, मंदी का रुझान देखा गया है और मार्केट को काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी यूँ कह लीजिए कि चंद मिनट्स में, चंद घंटों में सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूबे हैं। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अगर कोई ये समझता है कि नई कोई गवर्नमेंट बना के जिसमें नवाज शरीफ नहीं होंगे, चलें, वो तो आज ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया कि नवाज शरीफ साहब कोई नहीं कैंडिडेट। वो अखबारों में जो हेडलाइंस लगाई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म अवाम का फ़ैसला, वो फ़ैसला अवाम ने वापस ले लिया। तो अब नवाज शरीफ साहब बैक एंड पे चले गए और शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे। तो अगर किसी को लगता है कि वो इस किस्म की हुकूमत बना के सियासी इस्तेहकाम ले आएगा, तो ये तजर्बा हम पिछले 16 महीने देख चुके हैं। ये तजर्बा 2022 के बाद, रजीम चेंज के बाद हमने अब तक भुगत लिया है। तो क्या उसी तर्ज पे हुकूमत चला के ये समझना है कि जनाब इस्तेहकाम आ जाएगा? तो करके देख लें। मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही और मेरे समेत और बहुत सारे लोगों को नहीं नज़र आ रही। जब तक अब पीटीआई को आप बिठा ना लें, पीटीआई को आप कायल ना कर लें, उनको उनका मैंडेट दे ना दें, तब तक मुश्किल हालात रहेंगे। ये सियासी इस्तेहकाम मुश्किल ही है, मुझे लगता कि आए। तो अभी इस तरह की सिचुएशन और भी चलती रहेगी। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे क्या होता है, बिकॉज पेशन गोइयाँ करने वाले तो बहुत खौफनाक किस्म की पेशन गोइयाँ करते हैं कि पीटीआई के साथ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अभी जितना कुछ हो गया अब उसमें बाकी क्या है? अभी कह रहे हैं कि जो 90 के करीब, 92 के करीब नशिस्तें थी, वो 30 इधर चले जाएंगे, 30 भाग जाएंगे, 30 बिक जाएंगे और बाकी रह जाएंगे 20-30। मैं कहता हूँ सारे ही ले लें आप, एक भी ना छोड़ें, बट स्टिल ऑल द डैमेज हैज़ बीन डन। अब आपके पास कहने को, सुनने को, बताने को कुछ बचा नहीं है। अभी मैंडेट तस्लीम करें या फिर इसी तरह ये इसी भंवर में फंसे रहें, आपकी चॉइस है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।